चलो, तो देखो ना, लास्ट क्लास में वी हैड अ डिस्कशन अबाउट एंटायर कूलम्स लॉ। हमने पूरा कूलम्स लॉ खत्म कर लिया था। तो आज से ना हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। सो विल बी टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ना, फील्ड नाम से तो यू आर ऑलरेडी अवेयर। अगर मैं बात करूँ फील्ड नाम की, तो फील्ड तो आप ग्रेविटेशनल फील्ड आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, राइट? तो रिधेश, आप ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में कुछ बताओगे बेटा? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड जो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। हम्म, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि एवरी मास इज गोइंग टू हैव इट्स ओन ग्रेविटेशनल फील्ड, एंड बेसिकली आपका जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, इट इज अट्रैक्टिव बाय नेचर, ठीक है ना? और जो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, इट एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी। कहां तक एक्सटेंड होता है? इन्फिनिटी तक। और कैसा होता है ये? अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। तो जब भी किसी मास को किसी के फील्ड में लेके जाओगे, तो वो मास दूसरे मास को क्या करेगा? हमेशा अट्रैक्ट करेगा। सो इट इज ऑलवेज गोइंग टू एक्सर्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लॉजिक क्लियर है? तो उसी तरीके से अगर बच्चे हम यहाँ पे बात करें, तो जैसे एवरेज मास इज गोइंग टू हैव ग्रेविटेशनल फील्ड, उसी तरीके से हर चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, राइट? अगर लेट्स से यहाँ पे हम एक चार्ज Q की बात कर लें, तो इस Q से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑरिजिनेट हो रहा होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां इंफिनिटी तक, इधर भी इंफिनिटी तक, इधर भी इंफिनिटी तक, इधर भी इंफिनिटी तक होगा। लॉजिक क्लियर है? सो इट्स अ रीजन सराउंडेड बाय अ चार्ज पार्टिकल इन विच अ टेस्ट चार्ज is going to experience the force of attraction और रिपल्शन। क्योंकि चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है आपका? हमेशा अट्रैक्टिव होगा। बट इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होगा। लॉजिक क्लियर है? डेफिनेशन लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड का। हाँ बोलो। इट एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी। चाहे नेग्लिजिबल हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, वो जीरो ही हो जाएगा, बट वी से दिस कि इट एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी। लिखिए, इट इज द रीजन सराउंडेड, it is the region surrounded by the charged particle, surrounded by the charged particle in which a test charge, in which a test charge experiences, test charge experiences the force of attraction, the force of attraction or repulsion. Test charge experiences the force of attraction or repulsion. लॉजिक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? तो आपको यह समझ में आ गया कि जो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, वो चार्ज के सराउंडिंग में होगा। और किसी भी टेस्ट चार्ज को, अब ये टेस्ट चार्ज क्या होता है? जैसे मान लो यहां पे एक चार्ज आप प्लस क्यू नॉट लेके आ गए, तो जाहिर सी बात है इस प्लस क्यू का यहां पे कुछ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जैसे आप इसको इसके अंदर लेके आओगे, ये इसको यहां पे क्या करेगा? सॉरी, ये इसको यहां पे रिपेल करेगा। यही होगा ना? क्योंकि नाउ दिस चार्ज इज इनसाइड द फील्ड ऑफ व्हाट एवर क्यू। तो ये जो चार्ज आप क्यू नॉट यहां पे लेके आ रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज का जो रोल होता है, दैट टेस्ट चार्ज ऑलवेज डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई पूछता है आपसे व्हाट इज टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज हमेशा कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, राइट? जैसे मान लो आप क्यू नॉट को यहां पे लेके आ गए, तो इसमें रिपल्शन दिखेगा ना आपको। तो अगर ये रिपेल हो गया, इट मींस व्हाट कि यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड
पॉजिटिव चार्ज के वजह से, राइट। तो जैसे पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, उसी तरीके से आपके नेगेटिव चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बट नेगेटिव चार्ज वाले में अगर आप Q नॉट को लेके आओगे तो ये इसको इधर क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। सो दिस इज व्हाई आई टोल्ड यू कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होगा। दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज दैट वी आर टेकिंग, ठीक है ना। चाहे वो मेन चार्ज का साइन हो, चाहे वो दूसरे वाले चार्ज का साइन हो, दैट डिपेंड्स कि आप कैसा चार्ज लेके आ रहे हो। अगर मान लो भाई यहाँ पे प्लस क्यू था, यहाँ माइनस क्यू नॉट लेके आते तो क्या करता, अट्रैक्ट कर लेता, ठीक है ना। तो ये किसकी बेटा, हाँ मतलब नेग्लिजिबल नहीं होगी, मतलब जाहिर सी बात है, ये भी तो इसमें फोर्स लगाता ही है ना। हमने तो पढ़ाई है ना कि भाई अगर मैं इसके ऊपर फोर्स देखूंगा तो फिर इसके फील्ड को यूज करूंगा। लॉजिक क्लियर है। फिलहाल अभी हम प्लस क्यू के फील्ड को डिटेक्ट कर रहे थे, तो उसके लिए आप क्या लेके आ गए, क्यू नॉट लेके आ गए, और हम जैसे क्यू नॉट रिपेल हुआ हमें पता लग गया कि हाँ यार यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। लॉजिक क्लियर है। लिखिएगा इन अदर वर्ड्स it is that region or space, it is that region or space in which electric influence can be considered, in which electric influence can be considered। इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस कैन बी कंसिडर्ड। लॉजिक क्लियर है। अच्छा, तो अब अगर बच्चे हम फर्दर बात करें यहां पे, तो इफ दिस इज गोइंग टू बी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस है तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अपनी कुछ ताकत भी होगी। तो उस ताकत को बेटा हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और भी सेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, and we represent this by vector E। तो जाहिर सी बात है अगर फील्ड है तो फील्ड की अपनी कुछ ताकत होगी, तो उस ताकत को मेजर करने को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। सो हाउ वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, दैट द फोर्स acting per unit test charge is known as इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इसको बेटा हम यहां पे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। लॉजिक क्लियर है। तो अगर हम यहां पे बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को वी कैन राइट वेक्टर F डिवाइड बाई Q नॉट। सो Q नॉट वाज द टेस्ट चार्ज दैट वी हैड टेकन, राइट। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यू कैन सी कि भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास डायरेक्शन भी होगा। इफ आई टॉक अबाउट ऐसा यूनिट क्या होगा बच्चों, न्यूटन पर कूलम, दैट इज विजिबल। क्या होगा ये, न्यूटन पर कूलम। और अगर हम डायमेंशन की बात कर ले तो देखो फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया बच्चों, mlt-2। क्यू नॉट का डायमेंशन क्या होगा, 80। तो यहां पे अगर हम डायमेंशन की बात कर लें तो वी कैन राइट लाइक दिस। सो दिस इज गोइंग टू बी अ डायमेंशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन की बात करेंगे, डायमेंशन की बात करेंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी अ डायमेंशन। लॉजिक क्लियर है। तो आपको यहां पे फील्ड स्ट्रेंथ अब समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ।
ठीक है ना। तो every field is going to have some certain field strength and this can be defined by vector equal to f by q naught. एक तरीके से अगर वेक्टर f को हम यहां पे लिखना चाहें तो वेक्टर f यहां पे क्या हो जाएगा, q नॉट इंटू वेक्टर ई। अब ये क्या सेंस क्रिएट करता है कि Q नॉट को अगर आप किसी E इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करोगे तो Q नॉट पे फोर्स कितना लगेगा, Q नॉट इंटू E। नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि इस Q नॉट पे जो ये फोर्स लगा, इस फोर्स को हम बोलेंगे क्या, कि ये कोलम्बिक फोर्स होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा या फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। व्हाट विल बी से इट, तो या तो इसको आप फोर्स ड्यू टू एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलोगे आप, या फिर यू विल से इट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलोगे इसको आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी कूलम्बिक फोर्स नाउ, तो इसको हम कूलम्बिक फोर्स नहीं बोलते हैं। दिस इज गोइंग टू बी व्हाट आवर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी किसी भी चार्ज Q नॉट को अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में प्लेस करोगे तो जो फोर्स लगेगा वो Q नॉट इंटू E लगेगा। लॉजिक क्लियर है, कोई परेशानी, लिख लीजिए। देखो, नाउ द क्वेश्चन इज, जो मेरे दिमाग में आता है आपके दिमाग में भी आना चाहिए, कि अगर हम फोर्स कूलम्स लॉ अप्लाई करके भी पॉइंट चार्ज पे निकाल सकते हैं, देन व्हाई वी आर स्टडीइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई ऐसा तो नहीं था ना कि अगर आप किसी Q के सामने Q नॉट को r डिस्टेंस पे ले जाकर रख दो तो कूलम्बिक फोर्स ऐड कर ही जाएगा, एंड दैट विल बी Q नॉट बाय r स्क्वायर। तो व्हाई वी आर स्टडीइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्यों पढ़ाया जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन क्या है, आपको पता है कि कूलम्स लॉ वाज हैविंग सम सर्टेन लिमिटेशन। कूलम्स लॉ की अपनी एक लिमिटेशन थी, ठीक है ना, कि कूलम्स लॉ मूविंग चार्जेस पे फोर्स नहीं लगा सकता, ठीक है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स मूविंग चार्जेस पे भी लगता है। इवन मूविंग चार्जेस कैन एक्सपीरियंस द फोर्स ड्यू टू द एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। लॉजिक क्लियर है, ध्यान से सुनना। तो अब हम यहां पे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बच्चे ये है कि मान लो अगर ये चार्ज Q1 है और ये यहां पे चार्ज Q2 है, राइट। लेट्स से यहां पे जो Q1 है वो V1 से चल रहा है और मान लो यहां पे जो Q2 है वो V2 से चल रहा है। जाहिर सी बात है कि दोनों चार्जेस हैं और कायदे से एक दूसरे पे फोर्स इनको एक्सर्ट करना चाहिए। तो देखो होता क्या है कि अगर हम बात करें तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, दिस इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपको बताया था मैंने कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड उसी का पार्ट होता है। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? बचपन में कई बार ये शब्द आप सुन चुके होंगे, इवन क्लास 10th में भी ऑप्टिक्स में बताया जाता है कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसा कहते हैं, राइट। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो लाइट वेव इज अ पार्ट ऑफ EM वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगा, राइट। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं तो ध्यान देना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा होता है जब ये वेव ट्रैवल करता है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से यहां पे वाइब्रेट कर रहा होता है, राइट। और ये होता है आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, एंड दिस वेव ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मूवमेंट क्या हो गया कि भाई अगर मान लो ये आपका वाई प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर बाहर ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, इट्स लाइक दिस। और जो मैं चल रहा हूं दैट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो तीनों चीजें एक दूसरे पे हमेशा क्या होती है, यहां पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एंड सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी स्पीड कितनी होगी,
भाई विद व्हाट स्पीड इलेक्ट्रिक फील्ड शुड ट्रेवल, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लॉजिक क्लियर है? तो अगर कोई पूछे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड कितनी है, तो आंख बंद करके स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सिंस इट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लॉजिक क्लियर है? तो देखो यहां पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की गई, अब Q2 से Q1 पे फोर्स तब लगेगा जब Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 पर रीच करेगा। भाई दो चार्ज आपने लिए, दोनों मूव कर रहे थे, Q2 Q1 पे फोर्स तभी लगा पाएगा ना जब Q2 से Q1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड रीच करेगा, और Q2 से Q1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड किस स्पीड से जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट। तो मेरा ये कहना है कि बेशक चार्ज को रीच करने में टाइम बहुत कम लगेगा, लेकिन कुछ तो टाइम लैग होगा ना। देयर शुड बी अ टाइम लैग, चाहे वो 0.00000000001 सेकंड का हो। मैं कहता हूं इतना छोटा टाइम लैग हो, बट टाइम लैग तो होगा ना, राइट? उसी तरीके से अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा तो Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड पहले Q2 पे पहुंचेगा और फिर F इक्वल टू QE लगेगा उसके ऊपर। यही हो रहा होगा ना कि भाई मान लो अगर इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे अगर E2 है तो इसमें फोर्स क्या आएगा? Q1 इंटू E2, और इसमें फोर्स क्या आएगा? Q2 इंटू आपका E1, यही लगेगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट इसको E1 को यहां तक पहुंचने में या E2 को यहां तक पहुंचने में कुछ तो टाइम लैग होगा या नहीं होगा? होगा। देयर मस्ट बी अ टाइम लैग, तो टाइम लैग वहां पे आपका होगा ही। कूलम ने जब फोर्स को हमें बताया था तो फोर्स के बारे में ये कहा था कि जो कोलंबिक फोर्स होता है वो इंस्टेंटेनियस होता है, देयर इज जीरो टाइम लैग। लॉजिक क्लियर है? तो इसलिए आप मूविंग चार्जेस पे कूलम फोर्स को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ में आप चेंजेस लेके नहीं आ सकते, लॉ तो लॉ होता है। लॉजिक क्लियर है? तो कूलम ने डिफाइन किया था कि कूलम फोर्स इज इंस्टेंटेनियस, देयर शुड बी अ जीरो टाइम लैग, बट यहां पे आपको टाइम लैग मैंने दिखाया कि यहां पे टाइम लैग होगा। लॉजिक क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा, तो दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कहीं और नहीं लिखा हुआ, दुनिया की आप कोई भी किताब पढ़ लो, आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस ना इतने अच्छे तरीके से कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं किया होगा एक्सेप्ट एनसीईआरटी। ट्रस्ट मी, आप कुछ भी पढ़ लो, आप बीएम शर्मा पढ़ लो, इरोडो पढ़ लो, कोई भी किताब निकाल लो, कुछ भी पढ़ लो, अगर आप टाइम लैग वाली बात देखोगे ना तो किसी भी इंडियन ऑथर के बुक में आपको नहीं मिलेगा, ना एस.एल. अरोरा, ना प्रदीप, कोई सा बुक उठा लो मेरे मटेरियल में, उसमें भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है ना? तो ये कहां मिलेगा? सिर्फ आपको एनसीईआरटी में। दिस इज द रीजन आई ऑलवेज गिव एम्फेसिस कि भाई आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ो, क्योंकि उसमें बातें बहुत अच्छी अच्छी लिखी हुई है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस का कॉन्सेप्ट भी कहां से आता है? आपके एनसीईआरटी से ही आता है, और टाइम लैग वाला फंडा देकर के हम फिजिकल सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब खुद ना, खासकर अगर मान लो सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब कई बच्चे क्वेश्चन को गलत मिस इंटरप्रेट कर लेंगे, तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन लिख देंगे वहां पे। यही होगा ना? अगर नहीं पता होगा तो आप क्या लिखोगे? डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जिसको आता होगा वो चांस नहीं लेगा, वो डेफिनेशन भी लिखेगा और साथ में ये भी टाइम लैग को भी एक्सप्लेन करेगा कि भाई जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नोशन है वो कहां से आया और क्यों आया, उसका रीजन देगा। लॉजिक क्लियर है? हाँ, ऑफ कोर्स एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना, ठीक है ना? और बाकी फिर आप एनसीईआरटी पर पढ़ना एंड यू विल एंजॉय द टॉपिक। मतलब इसके बाद आप पढ़ोगे ना, शायद पहले पढ़ते आपको समझ में नहीं आता क्या लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि अब मैंने आपको बता दिया है तो वंस यू गो थ्रू इट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चले आगे, चले, यहां तक सारी बातें क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? देखो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ at a point due to point charge, due to point charge। अब किसी भी चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लो अगर यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, तो आपको तो पता है ना कि इसके वजह से हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जैसे ही कहीं पे प्लस क्यू चार्ज रखोगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो फटाफट फैल जाएगा वहां पे।
बट ऐसा तो जरूरी नहीं होगा ना कि भाई यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही यहां पे हो, वही यहां पे हो, वही यहां पे हो, वही यहां पे हो। वी ऑल नो दिस फैक्ट कि ये वीक होता जाएगा, कहीं ना कहीं इंफिनिटी पे जाके जीरो होगा। मतलब चार्ज के आसपास आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट होगी, आपको मैक्सिमम मिलेगी इसके आसपास। लॉजिक क्लियर है? और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, वी कैन नॉट डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द लोकेशन ऑफ चार्ज। मतलब प्लस क्यू के वजह से प्लस क्यू के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को आप डिफाइन नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हम जब भी डिफाइन करेंगे जब आप प्लस क्यू से दूर जाओगे या प्लस क्यू के पास आओगे, लेकिन प्लस क्यू के ऊपर आ जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आप डिफाइन नहीं कर सकते। कहीं पे नोट देकर जोड़ दीजिएगा कि वी कैन नॉट डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द लोकेशन ऑफ चार्ज। तो जो चार्ज का लोकेशन होगा आप वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। एंड दिस इज फॉर पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट पॉइंट चार्ज की लोकेशन ऑफ पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिफाइन नहीं होता। राइट हमें यह समझ में आ गया कि ठीक है यार कि अब हर पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला या वैल्यू अलग अलग होगी, तो उस वैल्यू को निकालने के लिए कोई फॉर्मूला भी होना चाहिए। अपने आप तो निकालेंगे नहीं ना। अब जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी हम निकालते थे तो देयर वाज सम सर्टेन फॉर्मूला, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए पहले पॉइंट चार्ज के लिए सीखेंगे कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा। फिर उसके बाद आपको दोबारा पढ़ाया जाएगा लाइन चार्ज, डिस्क, रिंग, समझ गया ना। तो सारी चीजें बताई जाएंगी, उन सब के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉइंट चार्ज। ध्यान देना, मान लो एट अ डिस्टेंस आर हमें यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन करना है, राइट। एंड नाउ वी डू नॉट नो द फॉर्मूला, तो सिंस वी डू नॉट नो द फॉर्मूला तो हम ला करके एक और क्यू नॉट फिक्स चार्ज को यहां पे प्लेस कर देंगे, दोनों रेस्ट में, और दोनों रेस्ट में है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्यू क्यू नॉट को इधर क्या करेगा, रिपेल, और इस डायरेक्शन में ये कैप आर ले लो। तो भाई ये फोर्स फिलहाल तो कूलम फोर्स अप्लाई कर सकते हो आप क्योंकि रेस्ट में है, तो इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर इनटू कैप आर। अब आपको बच्चों पढ़ाया गया है, आज ही पढ़ाया है मैंने कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, तो Q की वजह से अगर निकालना है तो इट शुड बी F बाई क्यू नॉट। तो क्यू नॉट यहां पे टेस्ट चार्ज बन जाएगा क्योंकि आप Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना चाह रहे हो। तो यहां पे जब हम वैल्यू को पुट करेंगे, ध्यान देना, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर और इनटू क्यू नॉट, यहां पे कैप आर, क्यू नॉट कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का बेटे फॉर्मूला क्या आ गया यहां पे, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये यहां पे क्या आ गया, कैप आर। सो दिस इज गोइंग टू बी अ फॉर्मूला टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पर्टिकुलर लोकेशन ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। याद रहे ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, पॉइंट चार्ज के लिए, कहीं और मत ठोक देना, ठीक है ना। तो दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अ पॉइंट चार्ज। इन्हीं बातों को हमें समझना है, ये नहीं कि भाई एक फॉर्मूला कहीं भी लगा दिया। भाई दिस फॉर्मूला इज एलिजिबल, इसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, बट क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। तो अगर पॉइंट चार्ज है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को इस फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हो। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस किसका डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो डायरेक्शन इज नॉट अ रॉकेट साइंस, क्योंकि यहां पे भी फोर्स में कैप आर था, यहां पे भी कैप आर आया है, दैट मींस इट फॉलोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमेशा किसको फॉलो करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल कि भाई यहां से मान लो r डैश डिस्टेंस है, यहां पे कहा गया बच्चों डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो डरना नहीं है। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है, ध्यान से सुनना, किसी भी पॉइंट पे इफ यू विश टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ तो आप क्या करोगे,
जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से निकालना है वहां पे आप अपने दिमाग में इमेजिन करना यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या मानना है? हमेशा कभी भी किसी पॉइंट पे अगर चार्ज गिवन नहीं भी है तो घबराना नहीं है, आपको अपने दिमाग में वहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करना है। कर दिया प्लेस? यानी यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, आपने क्या किया यहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस किया। अब ये चार्ज इस चार्ज को इधर क्या करेगा? रिपेल। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स जाएगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। लॉजिक क्लियर है? तो किसी भी पॉइंट पे इफ यू विश टू ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको उस पॉइंट पे क्या प्लेस करना पड़ेगा दिमाग के अंदर? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एंड बाय कंसीडरिंग दैट फैक्ट यू कैन ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? अब यहां पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस के ग्राफ की बात करें, ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको पता है बोर्ड एग्जाम हो चाहे एंट्रेंस हो, हर जगह पे ग्राफ पूछा जाता है। ग्राफिकल छेड़खानी आपके साथ बहुत ज्यादा होती है। सो दिस इज द ग्राफ दैट वी प्लॉट इज गोइंग टू बी स्टीपी ग्राफ बिकॉज E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, क्योंकि यहां पे जो E है आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। क्लियर है बच्चों? एकदम अच्छे से, एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। एक एक चीज, एक एक फंडा एक अच्छे तरीके से बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली क्लियर होना चाहिए। चले आगे चले। देखो अब कभी भी यहां तक वो समझ में आ गया ना कि पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या हो? KQ बाई R स्क्वायर, राइट? अब कई बार ना ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? आपका स्प्रेड होगा। ठीक है ना? तो क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि आफ्टर टाइम t जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का लोकस बनेगा उस लोकस का एरिया क्या होगा? आफ्टर टाइम t इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लोकस बनेगा उस लोकस का एरिया क्या होगा? टाइम t इज नोन टू अस। डू यू नो द मीनिंग ऑफ लोकस? लोकस क्या होता है? जैसे इस रूम के लोकस की बात करें हम विद इन आवर कैपेसिटी, तो दिस रूम इज ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर इन शेप, यही है ना? इट मींस मतलब जहां जहां तक आप जा सकते हो, जहां जहां तक आप ट्रैवल कर सकते हो, दैट इज योर लोकस। ये मेरा लोकस है, राइट? एंड दैट इज व्हाट आवर रेक्टेंगुलर इन शेप। अगर सपोज मान लो तुम लोग के अंदर, मेरे अंदर नहीं, कोई चुड़ैल भूत प्रेत का आत्मा अगर आ जाए सपोज 1%, तो आप उड़ भी सकते हो ऐसे ऐसे जाके वहां बैठ जाओगे, जैसे भूतिया पिक्चर में दिखाते हैं कि वहां बैठा हुआ, वहां बैठा हुआ। तो उस केस में आपका जो लोकस होगा इस रूम के लिए वो क्या होगा फिर? क्यूबॉइड। क्योंकि अब आप भूत बन चुके हो तो आप उड़ सकते हो, तो आपका लोकस क्या हो जाएगा? क्यूबॉइड हो जाएगा। समझ गया ना? कि आप मतलब क्यूबॉइड वाले वॉल्यूम में कहीं भी आप फ्लोट करते हुए जा सकते हो, राइट? उसी तरीके से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लोकस की बात करूं तो जब एक प्लस क्यू चार्ज से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तो वो इधर भी जाएगा, 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 इधर मैं चारों हर तरफ जाएगा। तो आफ्टर टाइम t अगर इसका एक मैं लोकस बनाऊं, वो लोकस कैसा बनेगा? स्फेयर। लॉजिक क्लियर है? तो सिमेट्री क्या बनेगी भाई? स्फेयर। आपसे पूछा क्या गया था? इस लोकस का एरिया। समझने वाली बात सिर्फ ये स्फेयर थी, बाकी तो आप डिफाइन कर ही लोगे, क्योंकि ये जो रेडियस होगा कॉन्वेक्स, ये क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम t, यही होगा ना भाई? टाइम टी में पूछा गया था, तो रेडियस क्या होगा? c इंटू टी, तो एरिया क्या होगा? 4 पाई सी स्क्वायर। चले आगे, आया समझ में? अच्छे से क्लियर हुआ? मतलब मेरा मेन इंटेंशन था इस क्वेश्चन से कि आपका दिमाग बिल्कुल फिट कर दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, ताकि आपको दिमाग सब जिंदगी में ना निकले। ठीक है? एकदम फिक्स हो जाए कि जब भी सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बिल्कुल स्पीड ऑफ लाइट की तरह। ओके अब देखो, अब हम बात करेंगे, मान लो बेटा यहां पे ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। कई बार क्वेश्चन में ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से कभी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। बट ऐसा कहना भी गलत होगा
कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की दोनों कैटेगरीज हैं, डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन, डिपेंड्स अपॉन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट वी आर टेकिंग। पॉइंट चार्ज की वजह से हमेशा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। लॉजिक क्लियर है? के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर तो चेंज होगा ही होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी होगी। लॉजिक क्लियर है? लेकिन देयर आर सम सर्टेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसके बारे में हम एक दो क्लास में पढ़ लेंगे, कि जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म भी हो सकता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि हर पॉइंट पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम। लॉजिक क्लियर है? तो जहां भी बात करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई में अगर कोई आप प्लस क्यू चार्ज लेके आ जाओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान देना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड always exert the force on positive charge particle along the direction of electric field. लॉजिक क्लियर है? तो कभी भी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहां लगाएगा, along the direction of electric field. एंड इट्स अ कॉमन सेंस, भाई ये जो फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे, वो किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगा, यही तो होगा। तो वो प्लस वाले को रिपेल ही तो करेगा ना। तो इसलिए यहां पे इसके फोर्स का डायरेक्शन आप हमेशा ऐसे ड्रॉ करोगे कि F यहां पे जो लगेगा वो Q इंटू क्या होगा, E होगा। लॉजिक क्लियर है? ठीक है ना? मतलब अब ये याद रख लेना कि कभी भी व्हेन वी प्लेस अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इन अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उस पॉइंट चार्ज पे फोर्स हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। लॉजिक क्लियर है? लिख लो ये तो भूल जाओगे। देखिए, whenever we place a point charge in external electric field, then electric field always exert the force on a charged particle along the direction of it, and vice versa in case of negative charge, यानी अगर आप माइनस क्यू चार्ज लोगे तो क्या होगा, इस पे फोर्स कहां लगेगा, इस डायरेक्शन में। एकदम सिंपल। लॉजिक क्लियर है? ठीक है ना? अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ कि यहां पे जो ये चार्ज पार्टिकल है, अगर ये फील्ड यूनिफॉर्म रहा, तो इस पे जो फोर्स, मतलब इसका जो मोशन होगा इस चार्ज पार्टिकल का, कैसा होगा, लीनियर होगा, सर्कुलर होगा, कैसा होगा, लीनियर होगा। यानी दिस चार्ज पार्टिकल विल ट्रैवल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यही होगा ना? अच्छा, ओके, एक छोटा एग्जांपल देता हूं। नीचे क्या है बेटा आपका, ग्रेविटी, और ग्रेविटी कैसा है यहां पे, यूनिफॉर्म। ग्रेविटी इज यूनिफॉर्म, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी। इसको हम छोड़ते कहां जाता है, सीधा ये नीचे। एक्सेलरेट हुआ ना, क्यों हुआ, m इंटू जी, वैसे q इंटू ई। लॉजिक क्लियर है? तो दिस इज द रीजन, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, क्योंकि आपका ग्रेविटेशनल फील्ड, समझ गया ना, अंदर की तरफ है, तो फोर्स भी कहां लगेगा, मास पे, अंदर की तरफ। तो जो पाथ आपने ग्रेविटी के अंदर देखे थे इन क्लास 11, वो सारे पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड के भी पॉसिबल है। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा घुमाऊंगा तुम्हें। देखो, ये ग्रेविटी है, ग्रेविटी नीचे एक्ट करता है, आपको पता है। आपने पढ़ा होगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर एक मास को हम ऐसे फेंकेंगे तो ऐसे गिरेगा। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, होगा ना? मैं कहता हूं भाई मेरी बला से, यहां पे अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कैसा है,
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट्स से देयर इज नो ग्रेविटी, बट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लाई कर रहे हैं? नीचे लाई कर रहे हैं। यहां से आप एक प्लस क्यू चार्ज को इस डायरेक्शन में फेंकते हो, तो इसका पाथ कैसा होगा? लॉजिक क्लियर है? क्योंकि जैसे यहां पे mg लग रहा था थ्रू आउट, वैसे यहां पे qv लग रहा है थ्रू आउट, बट पाथ कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है? और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक चार्ज पार्टिकल को यहां से एक सर्टेन एंगल में फेंकोगे तो आपको पाथ ऐसा भी दिख जाएगा, यानी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो व्हाट आई इंटेंड टू से कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, फील्ड इज जस्ट लाइक ए ग्रेविटेशनल फील्ड। कुछ और रॉकेट साइंस सोचोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, आप इसको ग्रेविटेशनल फील्ड से कंपेयर करो। डिफरेंस सिर्फ एक ही है कि ग्रेविटेशनल फील्ड सिर्फ अट्रैक्टिव होता है या अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों होता है। मतलब व्हाट आई मीन टू से कि अगर हम यहां पे माइनस क्यू चार्ज प्लेस करते हैं और इसको यहां पे फेंकते तो इसका पैराबोलिक पाथ ऐसे बनता है, उल्टा बन जाता है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब क्या है कि ये पाथ आपका अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों। ठीक है? तो इसमें दोनों चीजें होंगी, यानी हमें यह समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चाहे आपका फील्ड यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, पाथ आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, पाथ आपको पैराबोलिक मिलेगा। यानी एक ट्रेजेक्ट्री की अगर हम बात करें तो एक चार्ज पार्टिकल का जो ट्रेजेक्ट्री होता है इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो स्ट्रेट होगा या फिर पैराबोलिक होगा। लॉजिक क्लियर है? सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री इज नॉट पॉसिबल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आप चाह के भी, जैसे कहने का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कभी भी किसी चार्ज पार्टिकल को आप सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करा सकते। तो मतलब आई मीन टू से इलेक्ट्रिक फील्ड कभी सर्कुलर नहीं हो सकता। दिस इज व्हाट आई मीन टू से। या इलेक्ट्रिक फील्ड में थ्रो करके किसी चार्ज पार्टिकल को आप सर्कुलर पाथ पे नहीं घुमा सकते। लॉजिक क्लियर है? कोई परेशानी? मतलब विदाउट एनी सपोर्ट, मान लो एक छोटा चीज पूछता हूं आपसे, ये पेन है, मैं आपको बोलूं ये ग्रेविटी है, और मैं बोलूं इसको बेटा फेंक के ना ऐसा करो कि सर्कुलर पाथ में घूम जाए, इज इट पॉसिबल? कुछ भी करो आप, जैसे मर्जी फेंको, क्या ये सर्कुलर पाथ में घूम जाएगा? करके देख लो। कोई भी ऑब्जेक्ट, उसके लिए यू नीड टू हैव अ थ्रेड, थ्रेड में इसको बांधोगे फिर ऐसे गोल गोल घुमाओगे तो घूमेगा, बिना बिना इसको थ्रेड में पकड़े हुए। ऐसा ऐसा कोशिश करो कि भाई मैं यहां से इसको फेंकूं ऐसे और ये गोल 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 घूम जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये अपने आप, या मैं इसको ऐसे ही फेंकूं तो ऐसे गोल गोल घूम जाए, तब भी पॉसिबल नहीं। यानी ग्रेविटी में भी किसी ऑब्जेक्ट को आप फेंकोगे तो फेंक के उसका पाथ सर्कुलर नहीं बना सकते। हाँ, कहाँ घूम रहे? सर्कुलर पाथ नहीं बनता ना, घूम के वापस आ जाता, क्लोज पाथ नहीं बनाएगा बिल्कुल। जैसे मर्जी फेंक लो, कभी भी क्लोज सर्कुलर पाथ नहीं बनाएगा, वो वापस आ जाएगा घूम करके तुम्हारे पास, लेकिन क्लोज सर्कुलर पाथ नहीं बनाएगा। ठीक है? और उसमें भी वो टॉर्क और का फंडा होता है, इसलिए हो जाता है। शेप उसका ऐसा बनाते हैं, एरोडायनामिक के हिसाब से ऐसा बनाते हैं कि वो रिटर्न आ जाता है, लेकिन पाथ सर्कुलर नहीं बनेगा। ठीक है ना? वैसे तो देखो कि जब आप यहाँ से बहुत ऊपर चले जाते हो एंड व्हेन यू रिलीज एनी सैटेलाइट, तो वो अर्थ के अराउंड तो रिवॉल्व करता ही है ना, बट दैट इज द अनदर थिंग कि जहाँ पे आपका जी बहुत, मतलब वो एक स्पेशल केस हो गया। मैं एक जनरल केस की बात कर रहा हूँ, नियर बाय द सरफेस ऑफ अर्थ बात कर रहा हूँ। तो नियर बाय द सरफेस ऑफ अर्थ अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे तो उसका पाथ सर्कुलर नहीं हो सकता। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना? तो अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किस किस टाइप का पाथ पॉसिबल है एक चार्ज पार्टिकल के लिए, तो पाथ या तो लीनियर हो सकता है, पाथ या तो आपका क्या कहते हैं पैराबोलिक हो सकता है। लॉजिक क्लियर है? ठीक है ना? तो पाथ पैराबोलिक और लीनियर कब होगा? तो अगर आप चार्ज पार्टिकल को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड थ्रो करोगे तो पाथ हमेशा लीनियर मिलेगा। अगर आप चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में किसी भी एंगल पे थ्रो करोगे, चाहे वो परपेंडिकुलर हो, 30 हो, 45 हो, किसी भी एंगल पे थ्रो करोगे तो पाथ कैसा मिलेगा? पैराबोलिक मिलेगा, जैसे ग्रेविटी में होगा। ठीक है ना? तो वी आर डीलिंग दिस विद इन अ सेम मैनर, तो एक तरीके से सेम तरीके से इसको हम हैंडल कर रहे हैं। लॉजिक क्लियर है? तो आपको यह समझ में आ गया नंबर 1 कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका नेचर यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन वी आर टेकिंग, राइट? तो अलग अलग सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकता है। और अगर हम ट्रेजेक्ट्री की बात कर रहे हैं
कि भैया कितने टाइप की ट्रेजेक्टरीज यहाँ पे पॉसिबल हैं। तो ट्रेजेक्टरी नंबर 1 आपका यहाँ पे स्ट्रेट हो सकता है, स्ट्रेट, और ट्रेजेक्टरी दूसरा आपका पैराबोलिक पॉसिबल है। तो या तो पैराबोलिक होगा या फिर आपका कैसा होगा, स्ट्रेट ट्रेजेक्टरी होगा। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत? चले आगे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, मान लो यहां पे ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई है जो हमने यहां पे अप्लाई कर दिया। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई विच इज एग्जिस्टिंग हियर, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक इलेक्ट्रॉन को u वेलोसिटी से थ्रो कर दिया। सो दिस इज एन इलेक्ट्रॉन जिसको हमने यहां पे u वेलोसिटी फेंका है along the direction of electric field. Mass of electron is small m. Mass of electron is small m. आपको बताना है find the displacement of this electron before coming to momentarily rest. एक टाइम ऐसा आएगा इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, फाइनली इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो होने के बाद ये रुकेगा नहीं, ये यहां से वापिस आएगा। बट वॉट ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई कि बिफोर कमिंग टू रेस्ट ये यहां पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एस निकालना। ये तो वही बात होगी ना कि ग्रेविटी में आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो तो ये कितने हाइट तक ऊपर गया, निकालो। ऐसे देखो ना, सेम क्वेश्चन है। अब तो इसका आंसर आना चाहिए। हाँ, तो जी हमें पता होता है, तो यहाँ ए निकाल लो, क्या दिक्कत है? एक्सप्रेशन तो आ जाएगा ना यहाँ पे। सेम क्वेश्चन ही हो गया। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यहाँ पे इस पे फोर्स लगेगा इधर, राइट। इस फोर्स को आप क्या लिखोगे, कुछ ऐसा लिखोगे भाई, इधर तो लिख लिया होगा, ये लिखने में क्या दिक्कत है? ठीक है, तो यहां से रिटार्डेशन क्या आ गया, E बाई एम। यहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो भाई आप अप्लाई करो लीनियर इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s, क्योंकि ये रिटार्डेशन हो रहा है। तो v को आप यहाँ पे जीरो पुट कर लो, या फिर ये यू स्क्वायर माइनस 2e बाई एम इंटू एस। तो s क्या आ जाएगा यहाँ पे, एम यू स्क्वायर बाई 2e। तो किससे इसका आंसर आ गया था, तुम्हारा क्या? अच्छा, वर्क डन सीधा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म इंटीग्रेशन की जरूरत तो पड़ी नहीं इसमें, क्योंकि फोर्स यूनिफॉर्म था। ठीक, मतलब इसको आप वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते थे कि जो वर्क डन होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस क्या होगा, इनिशियल, दैट इज हाफ एम यू स्क्वायर, और जो वर्क डन होगा वो एफ एस कॉस 180 होगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स पीछे लग रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा आपका वो E इंटू ई होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म है, इंटू एस, ये भी माइनस साइन, तो यहां से निकालो, सेम आंसर आएगा। मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम में अप्लाई करना आ गया। ठीक है ना। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इट विल लुक वेरी इजी टू यू इफ यू स्टार्ट ट्रीटिंग इट लाइक अ ग्रेविटी। आप इसको बिल्कुल ग्रेविटी की तरह कंपेयर करो तो क्वेश्चन बहुत आसानी से होंगे, बहुत आराम से आप कर लोगे, बहुत प्यार से। चले आगे, चले। आओ, अब इसको थोड़ा सा मैकेनिक्स से मिक्स करते हैं। यहां पे ये इंक्लाइन प्लेन है, दिस एंगल इज थीटा, यहां पे क्यू चार्ज ले लिया, राइट, और अपवर्ड डायरेक्शन में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। ठीक है ना। मास ऑफ दिस चार्ज क्यू इज स्मॉल है, द एंटायर सरफेस इज स्मूथ, ये क्या आपका स्मूथ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वी हैव अप्लाइड। आपको बताना है कि यहां पे हम क्या अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं
ताकि जो चार्ज Q हो इट शुड रिमेन इन इक्विलिब्रियम ओवर द इंक्लाइन प्लेन। आपको बताना है कि आप यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लो ताकि जो चार्ज Q होगा दैट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। निकालना। हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में गिवन है। किसकी वजह से आ रहा है हमें नहीं पता, बस ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है। ठीक है, क्या किया क्या किया mg by q, क्या किया तुम लोगों ने? q इक्वल टू mg, इतना मारूंगा ना, बस सब पढ़ाई का बेकार कर दिया। अगर ये q चार्ज है तो भाई इसका नॉर्मल रिएक्शन भी तो इधर होगा, इसका mg इधर होगा, इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स qe ऊपर लगेगा, तो इस mg का एक कंपोनेंट इधर आता है mg sin थीटा, ऐसा आपने बचपन में पढ़ा होगा, यही हुआ ना। और mg cos थीटा इधर होगा, लॉजिक क्लियर है? mg cos इधर होगा। अब आई बात qe की, तो भाई ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा थीटा, तो qe का, हाँ इसमें क्या आंसर वही आ जाएगा। वो किस्मत वाली बात थी कि आंसर सेम आ गया। इधर qe cos थीटा और इधर आपका qe sin थीटा हो जाएगा। किस्मत है, ठीक है ना। तो mg sin थीटा यहाँ पे आपके qe sin थीटा के इक्वल हो गया, तो इसलिए भाई यहाँ पे जो आपका आंसर होगा E इक्वल टू mg बाई क्यू। अगर फ्रिक्शन होता ना फिर पंगा क्रिएट हो जाता है। लॉजिक क्लियर है? देखो आपने क्लास 11th में सिंपल पेंडुलम किया होगा, ये पेंडुलम जिसका मास m है और चार्ज q है, मास m और चार्ज q। वैसे तो आपको पता है कि पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ऐसा आपको पढ़ाया गया था बचपन में। अगर बचपन ठीक ठाक बीता होगा, अगर कुछ थोड़ी बहुत बातें अगर याद होंगी, तो वहां पे आपको पढ़ाया गया था कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, और जी यहाँ पे जी नहीं होता, जी यहाँ पे जी इफेक्टिव होता है, ये भी बताया गया होगा, राइट। सो इन दिस केस अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड लगा दें तो उस केस में इसका टाइम पीरियड यहाँ पे क्या हो, तो देखो mg आपका नीचे लग रहा है, qv भी आपका नीचे लग रहा है, तो इन अ वे जो आपका mg इफेक्टिव होगा दैट विल बी mg प्लस qe, यानी जो g इफेक्टिव होगा दैट विल बी g प्लस qe बाई, तो ये आ गया g इफेक्टिव। तो टाइम पीरियड का आंसर क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव, इसको उठा के यहां पुट कर लो, यू विल गेट द आंसर। लॉजिक क्लियर है? देखो ना हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए सिंपल पेंडुलम का, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, और G यहां पे क्या होता है, G इफेक्टिव। तो G इफेक्टिव को निकालने का तरीका कि नीचे यहां पे फोर्स क्या लगा आपका QE और क्या लगा था mg, तो दिस mg प्लस QE इज इक्वल टू mg इफेक्टिव, यहां से G इफेक्टिव आ गया, इसी G इफेक्टिव को फॉर्मूला पुट कर लो, यू विल गेट द आंसर। अगर हम यहां पे इसी क्वेश्चन में अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर अप्लाई किया होता, सपोज यहां पे मास m था, चार्ज q था और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, तो ऐसे केस में आपका mg इफेक्टिव क्या आता है, mg माइनस QE, यानी G इफेक्टिव फिर क्या हो जाता, G माइनस QE बाई m। तो टाइम पीरियड को आप क्या लिखते हैं, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी माइनस QE बाई m, एंड यहां से हमारा रिजल्ट आ जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? चले आगे। हाँ जी अभिषेक बाबू, कुछ कहना चाहेंगे आप?
फर्दर अब अगर बच्चे हम बात करें यहां पे, तो मान लो कि अब यही फिर से पेंडुलम आ गया, मास m, चार्ज q, बट थोड़ी सी यहां पे छेड़खानी हमने और कर ली कि इसको हमने यहां पे ना किसी लिक्विड में डिप कर दिया। क्या किया भाई? लिक्विड में डिप कर दिया, और डिप करने के बाद कह दिया कि भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। लिक्विड में भी डिप कर दिया और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दिया, और फिर कहा गया बेटा फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इफ द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग इज एल। अगर लेंथ एल है तो इसका टाइम पीरियड यहां पे क्या होगा, निकालो। हाँ अपसस आ जाएगा, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अपसस लगाएंगे बस, यहाँ पे फोर्स ऑफ बाउंसी आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं आना, नीचे आपका यहाँ पे mg qe, और अपवर्ड यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपथ्रस्ट। सो नाउ इफ आई राइट, तो जो mg इफेक्टिव यहाँ पे होगा दैट शुड बी mg प्लस qe माइनस अपथ्रस्ट। तो जो g इफेक्टिव यहाँ पे आएगा दैट इज g प्लस qe बाई m माइनस u बाई m। तो यहां से आप g इफेक्टिव को डिफाइन कर लोगे। लॉजिक क्लियर है? चलेंगे चले। अब तो तुम लोग कोई सा भी क्वेश्चन कर लोगे, कॉन्फिडेंस आ गया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फोर्स लगाएगा, कैसे एक्सेलरेशन निकालेंगे, ये सारा आइडिया क्लियर अच्छे से। आओ, हाँ ये सब गिवन है, ये सब गिवन है। आओ फिर आओ, यहाँ पे कुछ अच्छा करते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहां पे हमने एक इलेक्ट्रॉन को लिया, राइट, and this electron has the initial coordinate of a comma 0, and I have given the velocity u here. This whole system is lying over a table. किसके ऊपर है ये? टेबल के ऊपर है। इसको वर्टिकल मत लेना, कहां कहां लाई कर रहा है? टेबल के ऊपर। आफ्टर सम टाइम व्हाट आई फाउंड कि ये जो इलेक्ट्रॉन कम्बक था ये मुझे कुछ यहां पे मिला, ये यहां पे चल रहा था, और जब ये यहां पे चल रहा था तो मैंने इसकी वेलोसिटी देखी 2u। क्या देखी यहां पे कि इसकी वेलोसिटी क्या है? 2u है। और ये एंगल मुझे दिखा यहां पे कि ये 60 डिग्री बना रहा है, किसके साथ? 30 बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, किसके साथ? x के साथ। और इस टाइम का जो इसका कोऑर्डिनेट है वो भी गिवन था 2a, d। ठीक है जी, आपने u से थ्रो किया है, कुछ टाइम बाद आपको इलेक्ट्रॉन कहां पे नजर आ रहा है, दैट इज कंप्लीटली विजिबल टू यू। ठीक है ना? सोचने वाली बात ये है
कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हमने सीधा फेंका था, ये अपने आप तो यहां पहुंचेगा नहीं भाई। कायदे से इफ यहाँ पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो कायदे से इलेक्ट्रॉन सीधा जाता। देखिए इसके पास में छेड़खानी हुई, छेड़खानी हुई मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुई। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे अप्लाई किया, एक तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या होगा और दूसरा उसका डायरेक्शन क्या होगा कि हमने उसको यहाँ पे किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रखा है। सो वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन। बाकी ऑल द क्वांटिटीज आर नोन टू अस। मास को आप m ले सकते हो इफ रिक्वायर्ड। निकालो। दिया समझ में आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा? मतलब आ ही रहा है बस। आज ओरल टेस्ट लूंगा सबका मैं 5 मिनट बस। आज फिर से वाइवा होगा। बता, यही तो चक्कर है, हर बार बता के नहीं ना। हाँ, 2a, d इज द कोऑर्डिनेट। आखिर के 5-10 मिनट फिर से वाइवा। सारे फॉर्मूले पूछे जाएंगे फोर्स के, चाहे वो लाइन चार्ज वाले हो, चाहे शेल वाला हो, चाहे नॉन कंडक्टिंग वाला हो। आज एकदम साइलेंट अटैक चार्ज डिस्क की वजह से। आखिरी के 10 मिनट में अटैक। शुरुआत दिया से होगी। ना, टाइम का कोई रोल नहीं है। बिना टाइम के निकालेंगे इसका। और बहुत आसान क्वेश्चन। नहीं हुआ तो तुम्हें अपने आप पे शर्म आएगी कि अरे मेरे से क्यों नहीं हुआ। चलो कुछ तो किया। अगर इस 2u का हम कॉम्पोनेंट ब्रेक करें तो यहाँ पे 2u cos 30 होगा, राइट? और इधर क्या होगा? 2u sin 30। sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। कैंसिल। दैट मीन्स यहाँ पे ये u और ये क्या हो गया आपका? √3u।
यही है ना। अब ये बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं कि y डायरेक्शन में पहले भी वेलोसिटी u और बाद में भी वेलोसिटी u। इसका मतलब है कि y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। भाई वेलोसिटी में चेंज नहीं आया ना, समझो ना यार। y डायरेक्शन के वेलोसिटी में जरा सा भी फर्क नहीं आया, यानी y डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट हुआ ही नहीं। तो वेलोसिटी से गेन कहां की है? पहले यहां पे x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या थी? 0। और अब क्या वेलोसिटी लेके बैठा हुआ है ये? √3u। कुछ दिमाग खुला? तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रखा होगा? नेगेटिव x डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगा। लॉजिक क्लियर हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एक्सर्ट द फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो फोर्स इधर, सिंपल। अब हमें यह समझ में आ गया, ठीक है जी, जो फोर्स लगा यहां पे वो E इंटू ई इक्वल टू क्या हो गया? मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में बच्चों जो एक्सेलरेशन आया वो आ गया E/m, राइट। अब आपको ये पता है कि फाइनल वेलोसिटी यहां पे क्या है? √3u, और देयर इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो व्हाट वी डू हियर, यहां पे हम क्या करेंगे कि जो आपका vx² होगा दैट इज इक्वल टू ux² प्लस 2ax इंटू sx। लॉजिक क्लियर है? तो भाई vx² क्या होगा? ये 3u², वैल्यू पुट कर दी √3u, और जो आपका ux² था वो क्या हो गया? 0, क्योंकि यहां पे इनिशियल कोई वेलोसिटी नहीं है। और यहां क्या लिखोगे आप? 2e/m, और ये sx, भाई ये sx कितना होगा? ये डिस्टेंस a होगा। तो यहां पे क्या पुट करोगे आप? a। निकालना क्या था आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? दिस इज 3mu², है ना। ये m इधर चला गया, डिवाइड बाई 2e_a। समझ गया ना? मुश्किल तो नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था और आंसर आ जाता आपका। अभिषेक क्लियर है भाई? मुश्किल था तो यार इतना सोचना पड़ेगा ना। वेलोसिटी देने का रीजन ही यही था कि ताकि आप वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से आइडेंटिफाई कर पाओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में अप्लाई हुआ है। उसका तो सॉल्व हो ही जाना था। कोई दिक्कत? चले आगे। देखो, अब मान लो यहां पे एक पॉजिटिव प्लेट है, राइट। पॉजिटिव प्लेट, और यहां पे एक नेगेटिव प्लेट है। ये वैसे एनसीईआरटी के अनसॉल्व्ड में गिवन है और सॉल्व्ड एग्जाम्पल में भी है, ये दोनों जगह पे है। अब यहां पे व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि एक इलेक्ट्रॉन हम यहां से ले रहे हैं और इसको हम यहां पे एक सर्टेन वेलोसिटी दे रहे हैं। एक पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट मिलके ना हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा प्लस टू माइनस होता है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर एक पॉजिटिव प्लेट हो एक नेगेटिव प्लेट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा? प्लस टू माइनस। यहां पे आपने एक इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी दी। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है बेटा? यहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहां लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका जो ये पाथ बनेगा यहां पे, ये कुछ इस तरीके से पैराबोलिक पाथ बनाता हुआ आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से बाहर निकल जाएगा, राइट। तो ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो x है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो y है।
तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट x और यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट y। ठीक है ना, ये गिवन है ऑलरेडी, कोई कंफ्यूजन? E भी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी u भी गिवन है, मास भी m गिवन है। फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्या निकालना है भाई? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन आपने प्रोजेक्टाइल में निकाला होगा, अगर आपको याद हो तो। बचपन में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का ट्रेजेक्टरी क्या आता था? y इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। और ऑब्लिक वाले का क्या आता था? y इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। याद आ रहा है? कोई बात नहीं। तो यहां पे अब आपका ये पाथ पैराबोलिक बन रहा है। यू हैव टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन y एंड x। तो y और x के बीच में आपको रिलेशन को एस्टैब्लिश करना है। ट्रेजेक्टरी इज नथिंग बट अ रिलेशन बिटवीन y एंड x। तो जब आप y और x के बीच में रिलेशन निकाल लेते हो ना बाय एलिमिनेटिंग टाइम, देन दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इलेवेंथ का कॉन्सेप्ट को लिंक्ड हो रहा है और मैं नहीं कर रहा, ऐसा एनसीईआरटी करता है आपके साथ। तो ये मैं सोचा ये एंट्रेंस वेंट्रेंस का, ये प्योर एनसीईआरटी। कौन सा? ऑब्लिक वाले का? ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन या हॉरिजॉन्टल वाला? दो होते हैं। हॉरिजॉन्टल में y इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, और ऑब्लिक में y इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। विनय साहब की बायो की क्लास है क्या आज? अच्छा, 12th वालों की? अच्छा, सबकी? दिखाने दो यार, क्या है? पूरा ग्राफिक और उसके साथ मैटर। मैटर तो थोड़ा नीचे नीचे डालना डेमो का। तुम बैठा, मैं तुम्हें समझाऊंगा सारा, तुम्हें समझाना बहुत जरूरी है। अब आज से तुम्हें काम पर्सनली असाइन करूंगा और पर्सनली चेक भी करूंगा और विद इन टाइम फ्रेम। देखो, नाउ इन दिस केस अगर बच्चे हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं, मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स भी कहां लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो व्हाट डू वी राइट हियर? दैट डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स इज एक्स, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स इज u, acceleration along x is 0 and the time is t. So we should apply that s is equal to ut plus, यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों? हाफ a t स्क्वायर, राइट?
ठीक है, तो यहां से आपके पास रिलेशन क्या आएगा, x इक्वल टू यू टी, दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इन अ सेम मैनर अगर हम यहां पे मोशन अलोंग y की बात कर लें, मोशन अलोंग y डायरेक्शन, तो मोशन अलोंग y में क्या लिखोगे आप, जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y होगा वो y है, दैट इज विजिबल टू अस, राइट। Initial velocity, but there is no initial velocity along y direction because the velocity that we have provided, it is along x direction, so it is what our u। तो अगर हम यहां पे बात करें तो जो एक्सेलरेशन along y direction होगा, कैन वी राइट दिस e by m, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अरे भाई y डायरेक्शन में फोर्स यहां पे क्या लगा, E इंटू ई, दैट इज इक्वल टू एम ए वाई, तो यहां से आपका ए वाई आ जाएगा, आ जाएगा ए वाई। सो वंस यू गेट द वैल्यू फॉर ए वाई, तो अब यहां से आप यहां पे क्या लिखोगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी एस वाई को हम यहां पे क्या लिखेंगे, वाई, यू वाई को आप क्या लिखोगे, 0 इंटू टी प्लस हाफ ई ई बाई एम इंटू यहां पे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। तो y इक्वल टू हाफ ई ई बाई एम। अब आपको t को यहां पे रिप्लेस करना पड़ेगा और t यहां से रिप्लेस हो जाएगा। आप t को यहां पे x बाई यू लिख सकते हो, एंड वंस वी रिप्लेस दिस, आपके पास यहां पे आएगा ये एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है ना, ये एकदम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन वाला कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल वैसा ही सिमिलर, एग्जैक्टली, सिर्फ वहां पे g आता था, यहां पे एक्सेलरेशन क्या आ गया, e by m, अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस। और सिंस इट वाज इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये ऊपर गया, अगर ये प्रोटॉन होता तो इसका पाथ ऐसे आता। क्लियर है, आया कुछ समझ में, दिया आप बताओ कि अगर ये प्रोटॉन होता तो इसका पाथ ऐसे क्यों आता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लग रही है, इससे इसका पाथ ऐसे आता। श्योर, गिव मी अ वैलिड रीजन कि अगर यहां पे प्लस ई होता तो इस प्लस ई का पाथ ऐसा होता, तो ऐसे क्यों हो जाता है, क्योंकि नीचे नेगेटिव चार्ज है। मैं बोलूं अगर यहां पे प्लस है, इस पे फोर्स लगेगा ना, मतलब नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इट्स ट्रू, बट यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां था, डाउन डायरेक्शन में। पहले केस जब इलेक्ट्रॉन था तो फोर्स कहां लगा, ऊपर, अब फोर्स कहां लग रहा है, नीचे। तो अब जो है फोर्स वो नीचे लगेगा, दैट इज व्हाट आवर क्यूई, और क्यूई का मैग्नीट्यूड फिक्स रहेगा, सो दिस विल बिकम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। पहले वाला क्या हो गया आपका, अपर डायरेक्शन, और सिंस इट इज ऑलरेडी, ये जो रिलेशन है ये ऑलरेडी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है, तो ये इक्वेशन किसका होता है बेटे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये पैराबोलिक इक्वेशन, ठीक है ना। सो इट इज गोइंग टू फॉलो द पैराबोलिक पाथ, लिख लो। क्या बेटा, हाँ सेम आएगा, आप खुद याद करो, वहां पे सिर्फ जीत होता है, यहाँ पे y इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, यहाँ क्या है, हाफ ई बाई इंटू एक्स स्क्वायर, खत्म। मैंने बोला तो सही कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, इसको ग्रेविटी से रेट करके पढ़ो, खुश होते रहोगे तुम, बिल्कुल सेम है। अगर 11 का थोड़ा सा फंडा क्लियर होगा ना, तो आपको यहाँ पे कभी दिक्कत आएगी नहीं, मतलब यू कैन कोरिलेट। वैसे एक चीज बताओ, तुम लोग की क्लासेस तो भी आजकल स्कूल की ऑनलाइन ही चल रही है, तो अगर जैसे मुझे कनेक्ट करना हो तो क्या हम आफ्टरनून में भी कनेक्ट कर सकते हैं, 2 बजे क्लास होता है, 2 बजे का तुम्हें ब्रेक चाहिए होगा, फिर तो 4 बजे, 4 to 6, तो कल ना हम 4 बजे ऑनलाइन कनेक्ट करेंगे। ऑफलाइन क्लासेस तो बंद हो गई सारी, चल रही तो नहीं होगी ऑफलाइन, कल के बाद बंद जाएगी होपफुली। अच्छा तो कल है अभी, हाँ
वो गूगल रिव्यू है ना, वो लोग गूगल पे डाल देते हैं। गूगल सबसे पूछता रहता है ना कि भाई, क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है ना, तो कोचिंग तो टेम्परेरी क्लोज ही दिखाते हैं, ठीक है ना। एनी हाउ, तो तुम्हारी क्लास 4 बजे कितने बजे तक है? 5 to 7। चलो 5 to 7 कर लो, कोई इशू नहीं। हाँ, नहीं, मेरी क्लास ऑनलाइन होगी। हाँ हाँ, वो 4 to 5 से क्लास है ना, बीच में फंसाई क्लास है। हाँ, स्कूल का कब से स्टार्ट तुम लोग की? नहीं, 5 बजे उठा रहा मैं। चलो कोई 5:15 कनेक्ट करते हैं, ठीक है। कल 5:15 कनेक्ट करते हैं 2 घंटे के लिए। अब तुम ना DPP4 भी ट्राई कर सकते हो, एक ही शीट में DPP3 भी DPP4 भी है। दिखाना दिखाना। अच्छा छोड़ दो, फिर छोड़ दो, काफी मिस्टेक देख लिया मैंने। कौन सा? ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला ना, फिर कौन सा? 5th पार्ट, ये वाला। ये वाला ना, तो इसमें क्या डर गए? अबे समझ जाना, यही था, ये पॉइंट था। इसके वजह से यहाँ पे अगर एक चार्ज क्यू नॉट प्लेस करेंगे, तो ये इसके एक्सिस पे आ गया। स्ट्रेट वायर के एक्सिस पे कभी भी अगर आप फोर्स निकालोगे तो 0 आएगा। लॉजिक क्लियर है? इफ इट इज अ लॉन्ग वायर, तो आंसर क्या होगा उस केस में? क्योंकि 5 और 5 दोनों क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे? 0। लॉजिक क्लियर है? सिमिलरली इसके वजह से फोर्स कहाँ जाएगा? इधर। और इसका शॉर्टकट तो आपको पता ही है, क्या था फॉर्मूला? हम्म हम्म ठीक, अल्फा को 90 पुट कर लेंगे, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। और इसके लिए क्या हो गया? सेमी इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि ये इन्फिनिटी जा रहा है, तो इसका एक एंगल 0 और एक एंगल क्या होगा? 90। तो दोनों, इसके वजह से भी, इसके वजह से दो फोर्सेज आएंगे, एक फोर्स इधर आ जाएगा, एक फोर्स इधर आ जाएगा। अब ये दोनों ऐड, और ये जो भी आएगा इसके साथ इसका इधर एफ नेट निकालना, तो यू गेट द रिजल्टेंट, ठीक है ना। चलो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, तो ऑलमोस्ट डिस्कस करवा दिया मैंने वैसे। A thin bind ring of radius has a positive charge this, a particle of mass this, and having a negative is placed on the axis. Show that the motion of the negatively charged particle is approximately simple harmonic motion. रेडियस चाहिए होगा, उसका रेडियस गिवन है, रेडियस चाहिए होगा। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, वो घर से एक बार ट्राई करके आना। What is your opinion about the claim of a research scholar that neutrino has a charge 9 into 10 to the minus 19 coulomb? देखो ना, ये अभी जो है ना, न्यूट्रिनो को वैसे भी ऑलवेज ट्रीट एज अ मासलेस पार्टिकल, राइट। बट बहुत रीसेंट अभी जो है ना, आई गेस अराउंड 2010 और 11, वी केम टू नो अबाउट द फैक्ट दैट न्यूट्रिनो गॉट द मास, ठीक है ना। तो इट्स अ फैक्ट कि इफ न्यूट्रिनो हैज अ मास, देन न्यूट्रिनो मे हैव अ चार्ज आल्सो, तो न्यूट्रिनो पे चार्ज भी हो सकता है।
लेकिन इसका आंसर हम ये अभी यहाँ पे नहीं लिखेंगे, रीजन बिकॉज जो भी हमारा टेक्स्ट बुक है अभी तक उसमें न्यूट्रिनो पे मास इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इस क्लेम को आप ये लिख सकते हो कि भाई सिंस न्यूट्रिनो डज नॉट हैव अ मास सो इट कैन नॉट हैव अ चार्ज। लॉजिक क्लियर है। ऑल्दो अगर आप गूगल करोगे आपको दिख जाएगा न्यूट्रिनो का मास, क्योंकि रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, बट आपके टेक्स्ट बुक में चेंज नहीं हुआ। तो आपको अपने टेक्स्ट बुक न्यूट्रिनो को अभी तक मासलेस ही पढ़ना है, राइट। एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक ना रिंग है और रिंग पे देयर इज अ चार्ज, और यहाँ पे ना एक प्लस क्यू नॉट चार्ज को प्लेस किया गया। रिंग इज मेड अप ऑफ अ वायर। रिंग किसका बना हुआ है? वायर का बना हुआ है। अब जाहिर सी बात है ये जो पॉइंट चार्ज होगा रिंग पे चारों तरफ फोर्स लगाएगा, इधर इधर हर जगह, नेट फोर्स 0 होगा, दैट वी नो, ठीक है ना। बट क्यू नॉट के फोर्स लगाने से इस वायर में यहां पे ना एक टेंशन आएगा, और टेंशन विल बी क्रिएटेड हियर इन अ वायर। उस टेंशन की वैल्यू निकालनी है कि वो टेंशन कितना होगा। द रेडियस ऑफ अ रिंग इज आर, ये आपका होमवर्क है। वायर पे चार्जेस प्लेस है, ठीक है ना। ऑल्दो वी नो दिस कि क्यू नॉट पे फोर्स 0 होगा और क्यू नॉट की वजह से रिंग पे भी फोर्स 0 होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है, लेकिन नेट फोर्स 0 होगा ना। बट ये जो पॉइंट चार्ज होगा ये कुछ तो फोर्स इस वायर पे लगाएगा ना। तो अगर ये वायर पे फोर्स लगाएगा तो इस वायर के अंदर टेंशन प्रोड्यूस होनी चाहिए ना। तो उस टेंशन की वैल्यू क्या होगी? ऐसे ही रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन वो सारे फोर्सेस नेट फोर्स 0 हो गया ना, लेकिन फिर भी वायर में टेंशन तो आएगा। अब जैसे कहने का मतलब होता है कि भाई कि मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये रेस्ट में, तो एम पे अभी नेट फोर्स क्या है? 0। तो यहाँ पे आप टेंशन टी और एमजी दिखाते हो ना, तो टी किसके इक्वल होता है? एमजी के इक्वल होता है ना। टेंशन की कुछ वैल्यू आई ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, बट क्योंकि वी हैव टेकन अ वायर, तो वायर में टेंशन होनी चाहिए। तो उस टेंशन की वैल्यू क्या होगी, दैट यू नीड टू इवैल्यूएट। इस पे सोचना, ठीक है, फिर इसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स कनेक्ट टुमारो। तो आई शेयर द जूम आईडी, मैं शेयर कर दूंगा तुम लोगों को। तो कल कनेक्ट होते हैं 5:15, ठीक है। सैटरडे संडे विल बी गोइंग ऑफलाइन, बाकी जो वीकडेज वाली क्लास होगी विल बी टेकिंग ऑन।